हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव, बायोलॉजी लेक्चरर, टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सपोर्टरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी। और बायोलॉजी में हम क्या करते हैं पता है आपको, हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि बायोस और लॉगोस इसका मतलब क्या होता है, जीवन का अध्ययन करना। और जीवन किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सजीवों के बारे में पढ़ने से पहले, भाई सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ होगा कि भाई सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसलिए हम शुरुआत में थोड़ा सी बेसिक जानकारी लेके चल रहे हैं, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। आगे के जो टॉपिक है वो आपको आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो सजीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, तो ये जो सजीव होते हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से, सेल्स। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, सेल, जिसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन की इकाई कहा जाता है। तो जितने भी सारे सजीव हैं उन सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से आपको पता है एक जो मकान होता है, एक जो घर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से। किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से। तो इसमें ये जो एक ईंट है, जिसमें ये जो एक ईंट है, इस ईंट को हम उस मकान की संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। इस ईंट को हम क्या कह सकते हैं, संरचनात्मक इकाई। ध्यान रखना अच्छे से इसको। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक जो मकान होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से या पत्थरों से मिलकर बना होता है। तो उसकी जो एक ईंट है, उस एक ईंट को, उस मकान की हम क्या कह सकते हैं, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कह सकते हैं उसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसी प्रकार से जो मानव होता है, उसी प्रकार से ये जो मानव होता है, इसका शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है, सजीवों के शरीर का निर्माण करती है। तो ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, इस कोशिका को या सेल को हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की क्या कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई। क्या कहा जाता है इसको, संरचनात्मक इकाई, अर्थात स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सेल है इसको स्ट्रक्चरल ऑफ यूनिट कहा जाता है, अर्थात मानव के शरीर की या सजीवों के शरीर की क्या कहा जाता है, इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्योंकि सभी सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कोशिका है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि साइटोलॉजी है क्या। साइटोलॉजी को कहा जाता है कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान। जैसे कल का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि भाई बायोलॉजी की मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन मैंने आपको इसके बाद में बताया था कि बहुत सारी और भी उप शाखाएं आएंगी जिनके बारे में हम आगे चलकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसे जो पहली जो एक शाखा और आ गई आपके लिए, कौन सी, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना या कोशिकांग की संरचना या उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। अर्थात साइटोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम कोशिका की संरचना, कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। अगर मैं सीधे से शब्दों में बात करूं, साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, अर्थात किसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो कौन सा है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, अर्थात इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर साइटोलॉजी क्या है तो आपको ये सीधा सा अर्थ ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ सेल, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना, कोशिका के अंदर पाई जाने वाले कोशिकांग, उनकी संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, अर्थात स्टडी ऑफ सेल, किसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो साइटोलॉजी है इसका जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी ये किसको माना जाता है, ध्यान रखना, फादर ऑफ साइटोलॉजी माना जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक को।
ठीक है, अर्थात कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, क्या बोला मैंने? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी माना जाता है सीपी स्वानसन को। किसको माना जाता है? सीपी स्वानसन को। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कोशिका, जिसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसको स्ट्रक्चरल, सजीवों के शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो सेल जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत। साइटोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ सेल, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सीपी स्वानसन को। ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी अर्थात आधुनिक कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है? सीपी स्वानसन को माना जाता है। तो साइटोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। साइटोलॉजी है क्या? और साइटोलॉजी में पढ़ेंगे हम क्या? कोशिका, सेल, जिसको कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की इकाई कहा जाता है इसको, जीवन की इकाई। क्योंकि सभी सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि आपको पता है जो निर्जीव होते हैं उनमें सेल्स तो होती नहीं है, जो सजीव होते हैं उन्हीं में क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका है क्या। जिस प्रकार से एक जो मकान होता है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, तो एक जो उसकी जो ईंट है, उस ईंट को हम उस मकान की क्या बोल सकते हैं? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये ह्यूमन है, मानव है, तो इसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो एक कोशिका है, सेल है, उसको हम क्या कह सकते हैं? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ध्यान रखना, ये जो मानव है या जो जितने भी सारे सजीव हैं, उनके जितने भी कार्य हैं वो सभी कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उनके जितने भी सारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस कारण से कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इस कारण से कोशिका को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई। अर्थात ये जो कोशिका है, जो सेल है, वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना। सजीवों के शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट वो कौन है? सेल, कोशिका। ओके, क्लियर हो गया इतना? अर्थात सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? कोशिका। क्योंकि इसी कोशिका के द्वारा सजीवों के शरीर का निर्माण होता है और सजीवों के शरीर के जितने भी सारे कार्य हैं वो इसी कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस कारण से इसे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, इतना हो गया क्लियर? अब हम देखते हैं भाई कि ये जो कोशिका है उसके बारे में और जानकारी लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या कहा जाता है इसको? मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसा कि आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। और ये टिश्यू जो मिलकर है वो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब अंग का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑर्गन्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये जो सिस्टम मिलकर अर्थात तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? सेल हुई कि नहीं हुई? अरे आपको पता है ये सारी चीजें आप जानते हैं कि हमारा शरीर है या सजीवों का शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल। और ये जो कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऊतक। इसका मतलब क्या होता है? ऊतक। पढ़ा है आपने। और ये जो ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? अंग। और ये जो अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, तो पाचन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, इन सभी चीजों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। तो जैसे पाचन तंत्र पढ़ते हो आप, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें काफी सारे ऑर्गन शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गन्स अर्थात अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बॉडी। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी होता है, श्वसन तंत्र भी होता है, कंकाल तंत्र भी होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र भी होता है। जो बहुत सारे तंत्र जब हमारी बॉडी में मिल जाते हैं, शरीर में होते हैं, तो वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप बताओ, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, उसका नाम क्या है? सेल। अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट
सजीवों के शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? सेल। इसको संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, और सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की इकाई, क्योंकि ये केवल सजीवों में पाई जाती है, जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हीं में कोशिका होती है, निर्जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती। इस कारण से इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन की इकाई कहा जाता है, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, और ये सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात स्ट्रक्चरल यूनिट और कौन सी यूनिट हो गई? फंक्शनल यूनिट, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है या सजीवों के शरीर का निर्माण होता है, और इसी के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी सारे कार्य हैं वो इसी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये तो कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी हो गई जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका की हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। वही ये कोशिका के बारे में सबसे पहले मालूम कैसे चला हम पढ़ रहे हैं, आपको बता देता हूं मैं। साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में क्या करते हैं हम? किसका अध्ययन करते हैं? सेल, स्टडी ऑफ सेल, वही तो क्या है? साइटोलॉजी, ठीक है। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका के बारे में कि भाई इसकी खोज वगैरह कैसी हुई। तो ध्यान से देखना, सर्वप्रथम 1665 में, सर्वप्रथम किसने? 1665 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप जानते होंगे जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता, माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क सेल का अध्ययन किया। कौन सी वाली सेल का अध्ययन किया? कॉर्क सेल, कॉर्क कोशिका। कौन सी वाली कोशिका का अध्ययन किया? कॉर्क कोशिका का अध्ययन किया। और ध्यान रखना, ये जो कॉर्क कोशिका है वो एक प्रकार की मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है? मृत कोशिका, डेड सेल। कॉर्क सेल कैसी सेल है? डेड सेल। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था वो कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल कैसी सेल है? डेड सेल है। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क सेल का अध्ययन किया, जो कि एक प्रकार की मृत कोशिका है। और उस कॉर्क सेल में उन्होंने कुछ खाली कमरे के समान संरचना को देखा। इस प्रकार से कुछ खाली कमरे के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिनको उन्होंने चैम्बर कहा, अर्थात उनको चैम्बर के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी, खाली कमरे के जैसी। तो ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कहा था सेलुला। क्या कहा था इसको? सेलुला। ध्यान रखना, जो कमरे के समान संरचनाएं दिखाई दी जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का अध्ययन किया, जो एक प्रकार की मृत कोशिका है, उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें कुछ कमरे के समान, खाली कमरा होता है ना इस प्रकार से, उस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी, कुछ संरचनाएं दिखाई दी। उन खाली संरचनाओं को उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया, और जिसे बाद में क्या कहा गया? सेल कहा गया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो कोशिका थी कैसी? मृत कोशिका। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। ये जो रॉबर्ट हुक है इसको फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो रॉबर्ट हुक है इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल, कोशिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद सन 1674 में, इसके बाद कब की बात है ये? 1674 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसका नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो वैज्ञानिक है इसने सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया। कैसी कोशिका का अध्ययन किया था? जीवित कोशिका को देखा इन्होंने। मृत कोशिका को देखने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा था? रॉबर्ट हुक। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और ये जो जीवित कोशिका थी वो बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरिया कोशिका, अर्थात जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया था। उन्होंने कौन सी वाली कोशिका का अध्ययन किया था? जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया कोशिका या बैक्टीरियल सेल का अध्ययन किया था। और जब उन्होंने बैक्टीरियल सेल का अध्ययन किया था तो इन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। ध्यान रखना, ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि भाई जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी और उसे सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? एनिमलक्यूल। और इस एनिमलक्यूल को ही बाद में क्या कहा गया? सेल कहा गया, जो हम पढ़ रहे हैं। भाई कोशिका है क्या, ठीक है। तो हम कोशिका की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इतिहास चालू हुआ 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क सेल, कॉर्क कोशिका का अध्ययन किया, जो एक प्रकार की डेड सेल है, मृत कोशिका है। जब उन्होंने उस कोशिका का माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया तो उन्होंने उसमें कुछ खाली कमरे के समान संरचना दिखाई दी उसमें, ठीक है ना। तो उन खाली कमरे के समान संरचनाओं को उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया, जिसे बाद में क्या कहा गया? सेल कहा गया। इसके बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियल सेल अर्थात जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया, जो एक प्रकार की क्या है? जीवित कोशिका। बैक्टीरियल सेल का अध्ययन किया और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया, जिसको बाद में क्या कहा गया?
सेल कहा गया। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिसका बारे में मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। और आपको पता है ये जो सेल है वो एक बहुत छोटी संरचना होती है, ठीक है। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी सबसे पहले वो कैसी थी, डेड सेल। वो कैसी सेल थी, डेड सेल, अर्थात मृत कोशिका थी, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है। इतना हो गया क्लियर आपका, इतना आपका क्लियर हो गया इतिहास के बारे में। भाई 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था जो एक डेड सेल थी, और 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरियल सेल का अध्ययन किया, जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया, जो कैसी सेल थी, एक जीवित कोशिका थी, और उसको क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल नाम दिया था। अब ध्यान से देखना, ये जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, इसके आधार पर, इसकी संख्या के आधार पर प्राणी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो प्रकार है वो तो है एक कोशिकीय, पहला जो प्रकार है वो तो कौन सा है, एक कोशिकीय, अर्थात एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेलुलर, ठीक है ना। जैसे आपको पता है, नाम से स्पष्ट है, संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं हम कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, एक कोशिकीय, अर्थात वे प्राणी, वे सजीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके एग्जाम्पल आप जानते हैं, एक तो कौन सा हो गया, अमीबा हो गया, एक कौन सा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा युगलिना हो गया। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल है वो किसके हैं, यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीवों के हैं। इसके अलावा जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं हम, बहुकोशिकीय। ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं हम, बहुकोशिकीय, ठीक है ना। अर्थात इनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर, इनको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर। अर्थात वे प्राणी जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। इसमें अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु एवं पादप, वो सब किसमें आते हैं, मल्टी सेलुलर में। और उच्च श्रेणी में हम भी आ जाते हैं, तो मनुष्य है, जितने भी सारे स्तनधारी है, वो सब किसमें आ जाते हैं, बहुकोशिकीय में, अर्थात मल्टी सेलुलर। हम कैसे प्राणी हैं, मल्टी सेलुलर, अर्थात हमारे शरीर के अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, कई कोशिकाएं पाई जाती है, इस कारण से हम कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। और जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सारे कैसे प्राणी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। आपका इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कोशिका है इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका, उसका नाम आप जानते होंगे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसका जो व्यास है, इसका जो साइज है, अर्थात इसका जो आकार है, वो 15 cm से 20 cm होता है। इसका आकार कितना होता है, 15 cm से 20 cm, ठीक है ना। सबसे छोटी जो कोशिका है, ध्यान रखना, ये तो हो गई सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, ये सामान्यतः जनरल कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में एक जीव है पीपीएलओ, क्या है नाम उसका, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है वो भी आप ध्यान रखना, प्लूरोनिमोनिया, इसका जो पूरा नाम है पीपीएलओ का, प्लूरोनिमोनिया क्या है, लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये सबसे छोटी कोशिका है। इसका जो साइज है, इसका जो व्यास है, इसका जो आकार है वो 0.1 mm से 0.3 mm होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको अच्छे से। तो सबसे छोटी जो कोशिका है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर पीपीएलओ, या इसको क्या कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पूरा नाम जो है, प्लूरो आपको पता है पी से स्टार्ट होता है, निमोनिया वो भी पी से स्टार्ट होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये सबसे छोटी कोशिका है जिसका जो साइज है कितना होता है, 0.1 mm से कितना होता है, 0.3 mm। और सबसे जो बड़ी कोशिका है उसका नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका जो व्यास है, इसका जो साइज है वो कितना होता है, 15 cm से 20 cm होता है। और सबसे जो लंबी कोशिका है हमारे शरीर की, अगर हम बात करें,
हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सामान्यतः जीके के प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो जो सबसे जो लंबी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, वो आपको पता है, तंत्रिका कोशिका, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूरॉन के बारे में, किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में, ठीक है ना। तो वो जो न्यूरॉन है वो हमारे शरीर की सबसे क्या होती है? लंबी कोशिका होती है। तो ये सामान्यतः क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं जीके में, ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल का अध्ययन हम किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? स्टडी ऑफ सेल, अर्थात कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो हम कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का अध्ययन किया था वो कौन सी कोशिका थी? कॉर्क कोशिका। और कॉर्क कोशिका कैसी सेल थी? मृत कोशिका, ठीक है ना। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। और कौन सी सेल का अध्ययन किया था उन्होंने? बैक्टीरियल सेल, अर्थात बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया था। इसको सबसे पहले क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, कि जो बैक्टीरियल सेल थी उसको सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? तो उसका आंसर क्या होगा? एनिमल्क्यूल, जिसको बाद में क्या कहा गया? सेल कहा गया। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम प्राणियों को दो भागों में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कौन से होते हैं? उच्च श्रेणी के जंतु, जिसमें हम भी आ जाते हैं सारे। हम सबसे उच्च श्रेणी के हैं, मनुष्य है। इसके अलावा उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुक्रपुर का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई, या इसको कहा, इसमें इसके अंतर्गत आता है PPLO, इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसका आपने अध्ययन किया होगा, न्यूरॉन। सबसे लंबी जो कोशिका है हमारे शरीर में वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। इतनी तो जानकारी आपको मिल गई कोशिका के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। किसके बारे में बात करते हैं? सेल थ्योरी। भाई कोशिका सिद्धांत है क्या? ये भी आपने पढ़ा होगा। आपका जो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत है क्या? ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि आपको आगे तभी समझ में आएगा तब आप सिद्धांत को ध्यान से देखोगे। तो ये जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, इसका जो प्रतिपादन है वो किया था स्लाइडन और स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडन व स्वान, दो वैज्ञानिक थे। एक तो कौन सा था? स्लाइडन, और दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था? स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जनरली जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, और नीट का जो एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम है, उसमें भी पूछा गया है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका आंसर क्या होगा? स्लाइडन और स्वान। अब आप ध्यान रखना, ये जो स्लाइडन था ना वो बॉटेनिस्ट था। कौन था? बॉटेनिस्ट। अब बॉटनिस्ट क्या होता है वो आप जानते हो? वनस्पति शास्त्री, अर्थात जिसको पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, ज्यादा नॉलेज होती है, इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा शोध किए हों, वो कैसा क्या कहते हैं? उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। और ये जो स्वान था वो था जूलॉजिस्ट। वो क्या था? जूलॉजिस्ट, अर्थात वो क्या था? जंतु विज्ञानी, जिसको किसके बारे में जानकारी थी? ज्यादा जंतुओं के बारे में। अर्थात ये था बॉटनिस्ट और ये कौन था? जूलॉजिस्ट। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, बॉटनिस्ट अर्थात इसको पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा नॉलेज थी, अर्थात उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था। और जो स्वान था वो क्या था? जूलॉजिस्ट अर्थात जंतु विज्ञानी था, जिन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया था? जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया था? सेल थ्योरी का प्रतिपादन, अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया कि भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन कौन था? बॉटनिस्ट। और स्वान कौन था? जूलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसकी मूल परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से थे, मुख्य बिंदु। तो अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी के पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई इसका जो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी सारे सजीव हैं, ठीक है ना, अर्थात सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और सेल थ्योरी के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, पहली जो परिकल्पना है वो यही है
जो किसने बताई थी, स्लाइडन और स्वान ने, कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब स्लाइडर और स्वान ने ये तो बता दिया कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, भाई सेल से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन स्लाइडर और स्वान ये नहीं बता पाए कि भाई ये जो नई कोशिकाएं होती है वो बनती कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कोई भी सजीव है वो जन्म लेता है, तो उसके जन्म के वक्त मतलब जो जन्म लेता है तो शुरुआत में तो केवल अपने जीवन की शुरुआत केवल वो एक कोशिका से करता है, इसके बाद उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। बहुत सारे प्राणी यूनिसेलुलर रह जाते हैं, बहुत सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, जो आपने देखा है। तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये सेल थ्योरी के अंतर्गत पहला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन स्लाइड जो किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये नई कोशिकाएं बनती है वो कैसे बनती है। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं, अर्थात जो न्यू सेल्स है, नई कोशिकाएं, ठीक है ना, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। किससे बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाएं। पूर्ववर्ती कोशिकाएं मतलब पुरानी कोशिकाओं से, कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है, बनती है। और ये वाला जो कथन है, ध्यान रखना, अच्छे से अलग से भी पूछा जाता है, उसको किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो। किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो। इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी बार पूछ दिया जाता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडर ने, स्वान ने। और काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा वाला पॉइंट, कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये वाला कथन किसने दिया। तो आपको जब कोशिका सिद्धांत आता है तो आपके दिमाग में केवल दो ही नाम आएंगे, स्लाइडर और स्वान। लेकिन ध्यान रखना, सेल थ्योरी के अंतर्गत ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिकाओं से, अर्थात पुरानी कोशिकाओं से कैसी कोशिका बनती है, नई कोशिका। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इसका डिवीजन हुआ, इसका विभाजन हुआ, कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं। फिर इनका डिवीजन हुआ तो कितनी बन गई, और 4 कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे कोशिका विभाजन में। तो इसके बारे में किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार नीट एग्जाम में आया हुआ है कि भाई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत ये जो बिंदु है वो किसने दिया, ये वाला जो पॉइंट है वो किसने दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, रुडोल्फ विर्चो। ध्यान रखना, इसको ओमेन्स सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ओमेन्स सेलुला ई सेलुला। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वाला कथन है जो मैंने आपको लिखा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, इसको क्या कहा जाता है, ओमेन्स सेलुला ई सेलुला। और ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया था, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। और ध्यान रखना, इसका जो तीसरा जो बिंदु है कोशिका सिद्धांत का, वो ये है कि सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ निहित होता है। सभी कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। अब आनुवांशिक पदार्थ के बारे में तो आप जानते होंगे कि वह पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, डीएनए है, आरएनए, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ये कोशिका सिद्धांत पूरा क्लियर हो गया। भाई सेल थ्योरी है क्या, कोशिका सिद्धांत है क्या। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन और स्वान ने किया था। ये बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने क्या बताया था कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा बिंदु है जो इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने क्या बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो किससे बनती है, पुरानी कोशिकाओं से। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही क्या बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। ये वाला जो कथन है वो किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने, जिसको क्या कहा जाता है, ओमेन्स सेलुला ई सेलुला। आपको ध्यान रखना दूसरा वाला पॉइंट। और जितनी भी सारी जो कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ निहित होता है। तो जितने भी सारे प्राणी हैं, जितने भी सारे सजीव हैं, वो कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। ध्यान रखना, अपवाद अर्थात वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता, वो ध्यान रखना, एक तो है वायरस, एक तो कौन सा है, वायरस, ठीक है ना, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और एक है विरोइड, एक कौन है, विरोइड। तो ये जो है वो कोशिका सिद्धांत के क्या है, अपवाद है। तो ये जो वायरस है इसको कोशिका सिद्धांत का क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो वायरस है वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, ना तो इसको हम सजीव मान सकते हैं ना निर्जीव मान सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वायरस के बारे में आगे टॉपिक है पूरा, तो वायरस के बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे। वैसे वायरस के बारे में पता है आपको, कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। ये जो वायरस है
वो क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। ना तो इसको हम सजीव मान सकते हैं ना निर्जीव मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब ये हमारे शरीर से बाहर रहता है तो ये निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ना तो अपनी संख्या बढ़ाता है, कुछ नहीं करता, मतलब निर्जीव की भांति होता है। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो हमारे सिस्टम को काम में लेता है, हमारी मशीनरी को काम में लेता है, अर्थात खुद की इसकी कोई मशीनरी नहीं होती, लेकिन ये हमारी मशीनरी को काम में लेता है और फिर ये अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है ना? जैसे एक वायरस चला गया हमारे शरीर के अंदर मान लो, तो वो अंदर जाके हमारी मशीनरी को काम में लेगा। खुद की मशीनरी नहीं है, इसकी खुद का सिस्टम कुछ नहीं है, हमारी मशीनरी को काम लेगा और जल्दी जल्दी क्या करेगा, संख्या बढ़ाएगा, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर वायरस की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो वायरस है वो कोश का सिद्धांत का क्या है, अपवाद, अर्थात ये कोश का सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। ये कोश का सिद्धांत का क्या है, अपवाद, जो आपको ध्यान रखना है। और वायरस के बारे में हम पूरी जानकारी आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया सेल थ्योरी अर्थात कोश का सिद्धांत, जिसको आपको ध्यान रखना है। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। इसमें ये दूसरा वाला जो पॉइंट है वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं ये जो कोशिका है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। बता देता हूं मैं आपको, वैसे डिटेल से जानकारी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ये जो कोशिका है वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा इसके बारे में। और दूसरी वाली जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका। दूसरी वाली कोशिका कौन सी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। मैं केवल अभी आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ, परिभाषाएं बता रहा हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन करेंगे, यूकेरियोटिक सेल का अध्ययन करेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको इनके बारे में डिफरेंस बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। ध्यान रखना, जिसमें सुसंगठित केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है? और इस जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक क्या होता है? इसमें पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता। अभी वही सुसंगठित केंद्रक क्या होता है, ध्यान रखना। जैसे आपको बताया ये कोशिका है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो वह केंद्रक जिसकी चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, ये झिल्ली है, ठीक है ना, तो वह केंद्रक क्या कहलाता है? सुसंगठित केंद्रक कहलाता है। और जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, ये कोशिका है और इसमें ये जो क्या है? केंद्रक है, और इसकी चारों ओर क्या नहीं है? झिल्ली नहीं है, तो इस प्रकार के केंद्रक को क्या कहेंगे हम? सुसंगठित केंद्रक नहीं है वो। ठीक है ना? तो वह केंद्रक जिसकी चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको, केंद्रक झिल्ली जो हम पढ़ेंगे। तो केंद्रक के चारों ओर जब झिल्ली पाई जाती है तो ऐसा जो केंद्रक है वो तो होता है सुसंगठित, जो किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल। ठीक है ना? और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाती है? ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो पाई जाती है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, ठीक है ना, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुना होगा आपने, नील हरित जीवाणु, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा कौन? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इनमें ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ये जो जीव होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये कैसे जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात इनका जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित नहीं होता, इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें क्या होता है? सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, जितने भी सारे उच्च श्रेणी के जंतु हैं, उच्च श्रेणी के जंतु, पादप, इसमें मानव भी शामिल है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो सबसे उच्च श्रेणी के है ही हैं, जितने भी सारे स्तनधारी हैं वो भी सब शामिल है। वो सारे कैसे जीव होते हैं? यूकेरियोट्स। क्या बोलते हैं उनको? यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स मतलब जिनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स। उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। जिनमें क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? यूकेरियोट्स कहा जाता है। तो हम कैसे प्राणी हैं? तो आप डिसाइड कर लोगे हम कैसे प्राणी हैं, भाई यूकेरियोट्स है। अर्थात हमारी जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। अर्थात कैसा केंद्रक पाया जाता है? सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो हम कैसे प्राणी हो गए इसमें? यूकेरियोट्स। अर्थात हमें कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें केंद्रक के चारों ओर
क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। केंद्र कैसा होता है, सुसंगठित होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे हम, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारे जीव कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स, अर्थात जिनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिनमें सुसंगठित केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोशिका के बारे में, ध्यान रखना। और कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी मैंने आप एक शब्द बताया क्लियर, स्टडी ऑफ सेल, अर्थात कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं हम, साइटोलॉजी में करते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, सीपी स्वानसन को। और इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अर्थात भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, वो माना जाता है ए.के. शर्मा को। किसको माना जाता है, ए.के. शर्मा। ये है भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, किसको माना जाता है, ए.के. शर्मा को माना जाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको माना जाता है, ए.के. शर्मा को। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो आपको मैंने लिखवाई दिया, सीपी स्वानसन। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक। और फादर ऑफ सेल भी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। वो भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। इसको सबसे पहले क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था। इसके बाद आपको सेल थ्योरी के बारे में ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत के बारे में ध्यान रखना है। वही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडन और स्वान ने। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स है, मुख्य परिकल्पना है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें जो दूसरी वाली जो परिकल्पना है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये इन्होंने नहीं दी थी। किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। तो आपको ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इसी के चक्कर में काफी बार ये प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में, जिसको ओमेन्स सेलुला ई सेलुला कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो कोशिका है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आपको ये तो एग्जांपल ध्यान रखना है कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम पढ़ेंगे ना, बैक्टीरियल सेल का अध्ययन करेंगे और एक हमारे शरीर के अंदर जो पाई जाती है कोशिका, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस अपने आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेल ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।